नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिग्विजय शर्मा, वैस्कुलर सर्जन। आज का प्रेजेंटेशन वेरिकोज वेन, जो एकदम कॉमन समस्या है, समझाने के लिए बनाई गई है। ध्यान से देखिएगा। वेरिकोज वेन समझने के लिए शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है। चित्र में देखिएगा। नंबर 1, हाथ पैर से प्रयोग किया जा चुका हुआ, यूज़ किया जा चुका जो खून होता है, वह वेन्स शिरा के थ्रू बहते हुए दिल में पहुंचता है। सो पैर से दिल में पहुंचेगा, हाथ से दिल में पहुंचेगा, वह भी दिल के राइट साइड में। उसके बाद दिल का राइट साइड सब ब्लड को इकट्ठा करके फेफड़ों की तरफ भेजता है, जहाँ की वो ऑक्सीजन में मिश्रित हो जाता है, मिक्स हो जाता है ऑक्सीजन के साथ। फिर फेफड़े उसको वापस दिल की तरफ भेजते हैं, परंतु इस वक्त लेफ़्ट साइड के दिल में भेजते हैं, और लेफ़्ट साइड से ऑक्सीजन से भरा हुआ खून आपके पूरे शरीर में वापस आता है। तो इस कंटिन्यूस सप्लाई को हम बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हार्ट और लंग दोनों एक साथ काम करेंगे तो ही आपके शरीर में सुचारू अवस्था होता है। समझने वाली बात यह है कि अगर आप घर की प्लम्बिंग सिस्टम को समझेंगे, तो अगर आपकी टोटी जो है वो खून लाने का सिस्टम है, सप्लाई देती है, तो ड्रेनेज सिस्टम वीनस सिस्टम है, जो खून वापस ले जाता है शरीर के लिए। नब्ज़ की गहराई की कहावत तो आपने सुनी ही होगी। वेरिकोज वेन समझने के लिए शिरा यानी कि वेन की गहराई समझना बहुत ज़रूरी है। शिरा की गहराई आमतौर पर 3 लेवल में जानी जाएगी। एक जो आपके चमड़ी के अंदर है, माने जो चमड़ी की दीवार है उसके अंदर है ये। फिर चमड़ी से नीचे परंतु मसल के ऊपर, और फिर मसल के नीचे। आप ये सोचिएगा कि सारा खून का बहाव नीचे से ऊपर और बाहर से अंदर की तरफ होता है। मतलब जो अपनी बाहर की वेन्स है वो अंदर जाएंगी, अंदर से और अंदर जाएंगी, और मेन चैनल जो आपकी गहरे में मसल के नीचे की वेन है, वह सारी खून लेके आपको हार्ट की तरफ पहुंचाती है। सो यू हैव इनसाइड द स्किन, बिलो द स्किन एंड बिलो द मसल्स। बिलो द मसल्स आर डीप वेन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं पर दिखती नहीं हैं। जो चमड़ी के नीचे हैं और चमड़ी के अंदर है वो अक्सर दिख जाती हैं। तो जब भी आप वीनस सिस्टम, शिरा के रोगों के बारे में जानकारी लेते हैं, आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आप कौन से लेवल की वेन में आपकी समस्या आ रही है। ये तीनों लेवल की वेन्स जिसकी मैंने अभी बात करी थी, उसका एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। जो पहला फोटो है वो चमड़ी के अंदर की वेन्स हैं। वह लंबी हो गई हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, और दिख रही हैं और सूज गई हैं। ये चारों क्वालिटी जब मिलती है तभी हम उसको वेरिकोज वेन कहते हैं। अब जो वेन दिखेगी नहीं, जैसे डीप वेन्स, उसको वेरिकोज वेन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो दिखती नहीं है, हालांकि रोग उसमें भी होता है। तो जो पहले लेवल का है गहराई का, चमड़ी के अंदर, चमड़ी के भीतर, वह स्पाइडर वेन, या देखोगे आप तो मकड़ी के पैरों जैसे उसकी जो लुक्स आते हैं, इसी के लिए हम उसको स्पाइडर वेन कहते हैं। अगर इतना ही आपका रोग है तो यह देखने में भद्दा अवश्य लगेगा, पर आपको कष्ट नहीं देगा। सो स्पाइडर वेन्स आर बैड लुकिंग, कॉस्मेटिकली वेरी अनप्लीजिंग, बट दे डू नॉट कॉज सिम्टम्स। दूसरा जो आप लंबा पैर देखेंगे उसमें फिर दिख रही है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, सूज गई है। तो ये हो गया चमड़ी के नीचे पर मसल्स के ऊपर का वेन। आप देखिए, जब नस सूज जाती है, इसका मतलब उसमें खून ऊपर नहीं बहने के कारण दिल की तरफ नहीं जा पा रहा है पैर से, तो उसमें प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। ये बाद में जाके कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वेरिकोज वेन्स आएंगे, जो तीसरे लेवल का प्रॉब्लम हो गया। जो अंत में भद्दा सा गंदा पिक्चर आप देख रहे हैं जिसमें कि जख्म है, वह डीप वेन्स का प्रॉब्लम है। डीप वेन मतलब हुआ कि बाहर की नसों ने तो गहरी मेन हाईवे वाली वेन में खून तो पहुंचा दिया, पर ये दिल तक जा नहीं पा रहा है, तो वो प्रेशर से फूल गया। अब क्योंकि वो मसल के नीचे, वो दिखेगा नहीं, प्रेशर फूलने के कारण जो खून रिस के बाहर आया, उसके चमड़ी की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। चमड़ी की क्वालिटी ख़राब होने के कारण वो सूजती है और काली पड़ जाती है, खराश होती है, खराश होते होते उसमें ज़ख्म आ जाता है। और क्योंकि चमड़ी के अंदर प्रेशर बहुत है, ये ज़ख्म जल्दी ठीक नहीं होता है। आप कैसे समझें? मान लीजिए आपकी घर के टैंकी से लीक हो रहा है, जब तक आपके दीवार से पपड़ी फटेगी नहीं, आपको लीक दिखता नहीं है, तो वो हो गया डीप वीनस का लीक, जो आपको दिखता नहीं है जब तक चमड़ी ना फटे। परंतु वो चमड़ी की जो फट जाती है, हम आमतौर पर उसको एलर्जी, चमड़ी का रोग बोल के कुछ मलहम ट्यूब लगा लगा के वेट करते हैं। मुख्य प्रॉब्लम जो कि मेन टैंकी से लीक हो रहा था वो ठीक नहीं करते हैं। उसी प्रकार वेरिकोज वेन को ट्रीट कीजिएगा, उसका उपाय करेंगे तो वह कभी भी ठीक नहीं होगा।
नाउ हाउ कॉमन इज़ दिस प्रॉब्लम, ये समस्या है कितनी कॉमन, ये जानने के लिए 25% ऑफ जनरल पॉपुलेशन, आप किसी भी पॉपुलेशन के परसेंटेज में देखेंगे तो 25% लोगों को वेरिकोज वेन पाया जाता है, जिसमें हमने स्पाइडर वेन नहीं गिने हैं। अगर आप स्पाइडर वेन भी गिनोगे तो यह 60%, माने 100 में से 60 लोगों पे ये रोग पाया जाता है। तात्पर्य है कि इतना कॉमन है कि गांव की तरफ तो हर आदमी कहता है कि मेरे माँ की भी नस फूली हुई थी, पिताजी की भी थे, तो मेरी भी तो नॉर्मल चीज़ होती है। इतना कॉमन है कि कोई लोग तो इसको नॉर्मल कहना शुरू कर दिए हैं। दुख कितना देती है समाज में, सिर्फ अमेरिका में $1 बिलियन अ ईयर, 1 बिलियन 100 करोड़ होता है, माने $100 करोड़ अ ईयर, जिसका मतलब हुआ 7,000 करोड़ हमारे रुपए हर साल सिर्फ अमेरिका में इस रोग के खर्च में उपचार में खर्च हो जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन है और बहुत सारा हेल्थ सेविंग इसमें खर्च हो जाता है। इसका मुख्य कारण है कि आप बहुत लेट पहुंचते हैं। जो चीज़ बहुत सरलता से ठीक हो जाना चाहिए थी, आप लेट आके महीनों तक इसका ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग कर देते हैं। ना आपको सुख मिलेगा ना चिकित्सक को सुख मिलेगा। तो इस पूरे प्रेजेंटेशन का अर्थ यह है कि डोंट वेट टिल यू बिकम कॉम्प्लिकेटेड एंड द ट्रीटमेंट बिकम्स प्रोलॉन्ग, कम अर्ली बिफोर यू हैव प्रॉब्लम्स। आपको बिगड़ने से पहले डॉक्टर को दिखाने की आदत रखना चाहिए, ना कि बिगड़ने के बाद। ये कितना कॉमन है और कितना नेग्लेक्टेड है, उसके लिए स्लाइड को ध्यान से देखिए। अभी दिल के रोग के बारे में, हार्ट डिजीज़ के बारे में सचेतना काफ़ी हो चुकी है। आप लोग काफ़ी जल्दी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। जितने बार आप मान लीजिए कार्डियोलॉजिस्ट का 100 लोग दिल दिखाने जाते हैं, तो उतने ही समय में एक वैस्कुलर सर्जन के पास 200 लोग को अपने नसों को दिखाने आना चाहिए था। ये रोग 2 टाइम्स मोर कॉमन देन कार्डियक डिजीज़ है। और पैर में जितने भी जख्म होते हैं जो ठीक नहीं हो रहे थे, 90% वेरिकोज वेन के कारण हो रहे होते हैं। इतना होते हुए भी जागरूकता नहीं होने के कारण हम कभी भी समय पर वैस्कुलर सर्जरी का उपाय नहीं लेते हैं अथवा वेल गाइडेड नहीं होते हैं। एंड छोटी चीज़ बड़ी होके नियर टू अनट्रीटेबल पोजीशन में ही वैस्कुलर सर्जन के पास आते हैं, जो कि इज़ नॉट अ गुड थिंग। आपको टाइमली करेक्ट पेशेंट टू करेक्ट डॉक्टर पहुंचना चाहिए, ताकि छोटी रोग छोटे समय में छोटे उपचार से ठीक हो जाए। ये जागरूकता की कमी सिर्फ भारत में नहीं है, थ्रू द वर्ल्ड वास्ट मेजॉरिटी, मैं कहूँगा मोर देन 90% ऑफ वेरिकोज वेन्स एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस are left untreated, mainly because they don't go to the right doctor. पूरे संसार में वेरिकोज वेन अंडर ट्रीटेड, उसका जितना उपचार होना चाहिए था वो हो ही नहीं रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि रोगी चिकित्सक तक पहुंचता ही नहीं है अपनी समस्या लेकर। इतना कहने पर यह बताना आवश्यक हो जाता है कि इसके लक्षण क्या होते हैं। देखिए, पहले तो आपको भद्दी नसें दिखना शुरू होंगी, ये सबसे पहला लक्षण होगा। उसके बाद आपका पैर सूजने लगेगा, आपको थोड़ा चलने के बाद पैर उठा के में बहुत आराम मिलेगा। आप थोड़ा किचन का काम करें या ऑफिस का काम करें, आप चाहते हैं कि आपके पैर को स्टूल पे रख के थोड़ा चला लें ताकि आराम मिले, ये होगा। फिर आपके चमड़ी का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। यह क्यों होता है कि जो हमारी वेन्स होती हैं जिससे हम ग्लूकोज चढ़ाते हैं और ब्लड लैंप लेते हैं, उसकी दीवारें काफ़ी पतली रहती हैं। जब उसमें खून का प्रेशर आता है तो उस पतली दीवारों के थ्रू रिस जाता है, इट्स जस्ट trickles through the vein into the skin. खून नाड़ियों के अंदर रहे तो लाभदायक होता है, नाड़ी के बाहर आ जाए, चमड़ी के अंदर आ जाए तो वो नुकसान देना शुरू करता है, वो टिश्यू से रिएक्ट करता है। और जो खून होता है उसमें आयरन कंटेंट बहुत होता है, वह आयरन आपके स्किन के नीचे टैटू के जैसे चिपक जाएगा, काला काला हो जाएगा। उससे स्किन की क्वालिटी कमज़ोर हो जाएगी, वो शुष्क हो जाएगी, वह फटेगी, उसमें खराश आएगा, आपको खुजली होगी और ज़ख़म पड़ जाएगा। इस तरह से ये छोटे से लेके बड़े तक हो जाता है। आप याद रखिएगा, एक बार टैटू हो जाए तो उसको साफ़ करना कितना मुश्किल होता है। उसी के लिए एक वैस्कुलर सर्जन को जब आप स्किन चेंज होके ब्लैक स्किन लेके आते हैं तो आपको पूरा ठीक करना वैस्कुलर सर्जन को काफ़ी कठिन हो जाता है। एक प्रचलित कहावत है, गंगा उल्टी बह गई, माने सब कुछ उल्टा हो गया और भारी नुकसान होने वाला है। वेरिकोज वेन में ये बिल्कुल चरितार्थ है। आपकी नसें, खून की गंगा उल्टी बह रही है।
पैरों से दिल की तरफ जाना चाहिए था, दिल से पैरों की तरफ वेन्स में आ गई। नब्ज तक तो ये ठीक रहता है, और जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो आपको वापस ऊपर चढ़ के जाना चाहिए, वो वेन ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब ये क्यों होता है, आप स्लाइड में लेफ्ट साइड भी देखिए, वो आपकी नॉर्मल वेन है और उसमें एक दरवाजा सरी का वैल्व है। यह वैल्व वन वे डोर है, ये एक तरफ ही खुलता है, माने नीचे से खून ऊपर जाएगा, ये खुलेगा, ऊपर से नीचे आने की कोशिश करेगा, ये बंद हो जाएगा। ये नॉर्मल वैल्व है। तो जो खून का हिस्सा आपका पंजे से लेके टांग तक, टांग से लेके जांघ तक पहुंच गया, उसको वापस उल्टा नहीं बहना चाहिए। ये वैल्व उसमें बहुत सकारात्मक रोल प्ले करते हैं। परंतु अगर ये वैल्व बिगड़ जाए तो ऊपर गया हुआ खून जांघ से पैर में, पैर से पंजे में आना शुरू कर देता है। इसको हम बोलते हैं रिफ्लक्स। एक बार ये रिफ्लक्स हो गया तो पैर से जो खून खिंचता हुआ ऊपर जाना चाहिए था, वो नहीं जा पाया, वो वहीं इकट्ठा होने लग गया। इकट्ठा हो गया तो उसमें प्रेशर बढ़ गया, फिर वो लीक हो गया, और जो मैंने पहले कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं वो वापस आ जाते हैं। तो द मोस्ट कॉमन कॉज इज़ आपकी वैल्व बिगड़ गई। वैल्व बिगड़ने का मुख्य कारण होता है ये आपका जन्मजात वैल्व की कमजोरी रहती है, या आपका शरीर ऐसा ही बना है कि आपका वैल्व कमज़ोर रहता है। उम्र के साथ वैल्व को भी बढ़ना चाहिए, नस वेन्स जो है आपकी मोटी हो जाएगी, पर वैल्व बड़े नहीं होंगे तो ये बिगड़ जाएगा। अथवा आपको कुछ चोट वगैरह कुछ लगे, उसके बाद वैल्व बिगड़ के, ये थोड़ा मोर अनकॉमन, इतना जल्दी पाया नहीं जाता है। मोस्ट कॉमनली आपके फैमिलियल टेंडेंसी होती है वैल्व कमज़ोर होने का, जो कि आपको उम्र के साथ जब आपकी चमड़ी पोली हो जाती है, लूज़ हो जाती है, तो वेन को दबा नहीं पाती, और वही वैल्व आपका अब कॉम्पिटेंट, अब अपना काम करने लायक रहता नहीं, और खून उल्टा बहने लगता है। तो यहाँ पे गंगा उल्टी बह गई, जिसका मुख्य कारण होगा वैल्व्स की कमजोरी। बाकी कमजोरियाँ हम आपको अगले स्लाइड में बताएंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको सिर्फ वेरिकोज वेन्स है तो आपके वैल्व बिगड़े हुए हैं, सारे वैल्व बिगड़े हुए हैं, क्योंकि अगर एक भी वैल्व ठीक होता है तो इसका उल्टा बहना एक लेवल तक रुक जाता है और पैर तक प्रेशर नहीं बिगड़ेगा। इसके सारे ज़ख्म घुटने के नीचे होंगे और आम तौर पर एंकल के आसपास पाए जाते हैं। नस बिगड़ने के स्टेज को गौर से देखिएगा। पहला में नॉर्मल है, एक ही तरफ खून बह रहा है नीचे से ऊपर वेन्स में। उसके बाद वैल्व पूरा काम नहीं कर रहा है, दरवाज़ा दोनों तरफ खुलने लग गया, खून ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है। जब वापस नीचे आ रहा है तो ऊपर की नस तो ठीक थी, पर नीचे की मोटी हो गई और टेढ़ी हो गई कि ज़्यादा प्रेशर नीचे की तरफ मिलेगा। उसका तो पूरा का पूरा टैंकी जैसा फूल जाता है। तो यह स्टेज है, पहले नॉर्मल है, फिर ज़्यादा ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर ऊपर नीचे बराबर जा रहा है, फिर लास्ट में तो ऊपर जाना ही रुक जाएगा, वो टैंकी जैसी सूज जाएगी। एक बार वैल्व बिगड़ गया तो ये वापस ठीक नहीं होता है। नस दिखने लगे, हल्का फुल्का दर्द हुआ, पैर सूजने लगा, चमड़ी में कलर चेंज आने लगा, खराश होने लगी, काला होने लगा, चमड़ी फटी और ज़ख्म हो गया। यह स्टेज निरंतर पाए जाते हैं। कभी थोड़ा ठीक होता है तो इंसान सोचता है अब ठीक हो गया, चलो क्या डॉक्टर को दिखाना, बाद में फिर वापस आएगा, पर स्टेज इसी चारों में घूमता रहता है मरीज। आज की 100 बात की एक बात यही है कि ये गंगा उल्टी क्यों बही। सबसे कॉमन कॉज, मोर देन 70% टाइम्स आपके वैल्व बिगड़ गए तो खून अपने ही वज़न से नीचे गिरने लगा। दूसरा मुख्य कारण होता है जो आपकी डीप वेन्स हैं, जिसकी अभी तक हमने चर्चा नहीं करी थी, उसमें ब्लॉकेज हो गई। ये ब्लॉकेज सबसे ज़्यादा जांघों से ऊपर और पेट के लेवल में, जहाँ की दोनों साइड की डीप वेन्स मिलके उल्टे वाई के समान बन के मुख्य पाइप बनाती हैं, वहाँ पे ब्लॉकेज शुरू हो जाते हैं। ये शरीर का बनावट ही ऐसा रहता है। सो ईदर योर वैल्व्स आर नॉट वर्किंग, आपके वैल्व्स ख़राब हो गए हैं, या आपके डीप वेनस सिस्टम में ब्लॉक है। वहाँ से ब्लॉक होने के कारण ऊपर नहीं बह पाएगा तो ये उल्टा बहना शुरू कर देगा। आमतौर पे अगर पैर में ज़ख्म है तो आपके डीप वेन में भी दिक्कत होती है और बाहर की वेन्स में भी उल्टा बहना होता है। तो मुख्य हाईवे ब्लॉक्ड है और साइड सर्विस लेन आपका ट्रैफिक जैम हो गया, तो आपकी स्थिति क्या होगी, वही स्थिति पैर की हो जाती है। खून जगह पे पहुंच नहीं पाता है, वहीं इकट्ठा होता है, सब कुछ नुकसान करता है और ज़ख्म बनाता है। तो मैं रिपीट करूँगा 100 बात की एक बात, गंगा उल्टी क्यों बही। अक्सर वैल्व बिगड़ गया है तो होता है।
30% में आपके डीप वेन्स में ब्लॉकेज मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके पैर में ज़ख्म है तो बहुत ज़रूरी है कि आपके डीप वेन में ब्लॉकेज और बाहर के वेन में रिफ्लक्स, उल्टा बहना, दोनों एक साथ मिलेंगे। ये जो पीड़ादायक चित्र है, यह एक पुलिस ऑफिसर का है। सालों से प्रॉब्लम थी, एलर्जी समझ के ट्यूब लगाते चले गए, कभी ठीक हुआ कभी ठीक नहीं हुआ। एक बार ड्यूटी में नस फट के खूब खून बहते हुए हमारे पास आए। हमने पहले खून का बहना रोका, उनकी डायग्नोसिस बनाई। जैसे मैंने कहा था, उनकी डीप वेन्स पेट के अंदर बंद थी और चमड़ी के बाहर, चमड़ी के नीचे की वेन्स में वेरिकोज वेन था। इनको 2 स्टेज में ऑपरेशन किया गया। पहले डीप वेन्स को खोल के उसमें स्टेंट डाल के हाईवे को खोल दिया गया ताकि खून बहना शुरू हो गया, पैर से दिल की तरफ जाने लगा, पैर का प्रेशर कम हुआ। उसके सेकंड स्टेज में हमने वेरिकोज वेन को लेज़र से बंद किया और उनका ज़ख्म ठीक हो गया। पूरा करने में 3 से 4 महीने लग गए। ये दूसरा पीड़ादायक चित्र एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ का है। किसी ने इनको टीबी कह दिया पैर का, किसी ने कुष्ठ रोग कह दिया, किसी ने तो कैंसर भी कह दिया। करीब करीब 8 साल से ये रोग लेके बैठी हुई थी। उनके पति ने हमारा वेबसाइट से हमको पहचाना, हमारे पास आए, हमने देखा 1 महीने में उनका ज़ख्म भरना शुरू हो गया। इनके डीप वेनस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मसल के नीचे की वेन्स और शिराएँ एकदम ठीक थी। सिर्फ चमड़ी की उल्टी बहने, चमड़ी के नीचे की वेन्स उल्टी बहने के कारण इतना कष्ट सहा उन्होंने। उनका 2 महीने में पूरा ज़ख्म ठीक हो गया। बहुत प्रसन्न है, निरंतर संपर्क में है और ज़ख्म भी पूरा भर चुका है। इस रोगी का 3 साल पहले अन्य हॉस्पिटल में सर्जरी द्वारा उपचार किया गया था। 3 महीने बाद ही और उग्र रूप से ये वापस आया। 3 साल के बाद फिर वेबसाइट से देख के मेरे पास आई। इनको मैंने गोंद टेक्नोलॉजी, माने विदाउट सर्जरी, एक सुई उनके नस में डाल के जहाँ जहाँ से उल्टी बह रही थी उसको गोंद से बंद कर दिया। दूसरा चित्र तुरंत ऑपरेशन के बाद का है। अब ये नस पूरी तरह से बंद हो चुका है, इनके पैर में तकलीफ होना बंद हो गई है, ये भी निरंतर संपर्क में है। और स्किन में चेंजेस आने से पहले ये हमारे पास आई थी, तो इसका रिज़ल्ट हमारे सबसे बेस्ट रिज़ल्ट्स में गिना जाएगा, क्योंकि टैटू को तो हम रिवर्स नहीं कर सकते। इनका तो स्किन चेंज भी अब दूसरे पैर के जैसे नॉर्मल हो जाएगा। Now this is the leg of a previously treated varicose vein through laser therapy in an outside hospital. अन्य हॉस्पिटल में लेज़र द्वारा उपचार किया गया वेरिकोज वेन है। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हुई, जब लेज़र बाहर निकाल रहे थे तो थोड़ी सी चमड़ी जल गई। उसको हमने स्पेशल विधि जो नेट्रॉक्स टेक्नोलॉजी कहते हैं उससे 2 महीने लगाकर बिना शल्य चिकित्सा करिए ये ज़ख्म ठीक हो गया। कहने का अर्थ ये है कि वेरिकोज वेन के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट के भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये सब को जानते हुए, उनके उपचार करने की टेक्निक अपने हाथ में रखते हुए हमें उपचार करना चाहिए। So we should be able to handle all complications. That gives you a great comfort to the patient and to you yourself when you treat a patient. Now, this is a very heart-touching story about a young man from Zimbabwe. He was treated multiple times in his home country and multiple times in India. He came to me after 4 or 5 previous surgeries had already been attempted to him. We made a proper diagnosis of the patient. His deep veins from his mid-thigh to his heart were blocked, so all the attempts that were made to cure the varicose veins by treating only the below the skin system failed. He came with fearsome infected ulcers in his leg. With proper treatment that constituted reconstruction of all his venous system from his heart to his mid-thigh, his pressures in the legs were relieved, his ulcers healed, and he is a very happy patient now. आप देख सकते हैं उस मरीज के सीधे पैर के और उल्टे पैर के पेट के अंदर की डीप वेनस सिस्टम बंद हैं और जो उल्टा वाई बन के एक ही पाइप से दिल तक जाने वाली चैनल थी वो दिख ही नहीं रही है। इसमें आप देख सकते हैं हमने दोनों पैर से चैनल खोल दिए हैं और जो दोनों पैर मिल के उल्टा वाई का जो मेन लिम्ब है जो हार्ट की तरफ जाता है उसको भी खोल दिया है।
अब इनका खून से जो पैर में जो खून आ चुका है वो डीप वेनस सिस्टम वापस हार्ट में जाएगा और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कारण उनके पैर की स्वेलिंग कम होगी, उसका पैर का सर्कुलेशन एडिक्वेट हो जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। इसी को हम रिवर्स वाई एंड अ कॉमन लिम्ब कहते हैं। My name is Tapiwa Wande from Zimbabwe. The reason for me coming here, it was because I need to make a follow-up treatment on my leg issues, which were having some septic ulcers for quite a long time. Mr. Tapiwa came to our hospital just before COVID times. He had a past history of being treated in his own country and in India with 5 or 6 procedures done previously. His primary problem was swelling of both legs with blackening of the legs and non-healing ulcers on his feet, which would get infected, and he would have repeated admissions. When I came to Max Hospital, I saw Professor Dr. Digvijay Sharma for the first time. I brought my results, my tests, which I have done for the past years, everything I showed him, including my scan. So he went through my results and tests, and the manner in which he handled me, it was professional, because he explained to me in such a way that you could understand very well. Then we made a detailed examination of his case, find out the exact cause of his problems, which was chronic venous insufficiency. Even though chronic venous insufficiency is very common, where the legs are not able to drain your blood back to the heart, his problem was not only reverse flow, it was total blockage of the deep venous system in his thighs right up to his heart. He told me that I need about 3 stents inside my body, a process that was going to be done through surgery. So I decided to accept what he told me and the number of stents that I was supposed to be installed inside my body. It was a relatively big surgery, even though his stay was less. These are done by needle based systems, where we put needles in his neck and both his legs, and somehow managed to open the channel between his legs and his heart. Once that channel is opened, his obstruction and his flow to the limbs improved, and apparently he is doing very well now. I could only walk a maximum of 1 kilometer, then my leg would start feeling pain. But now I can walk more than that. So I can see a very big change in myself. Yes, and even some septic ulcers on my leg, they have all healed. I just like to thank Dr. Professor Digvijay Sharma and the entire team at Max Hospital. अब हम आते हैं वेरिकोज़ हो चुका है तो इसको करना क्या चाहिए। हमारे पास 4 प्रोसीजर्स हैं, मोजे हैं और दवाइयाँ हैं। 4 प्रोसीजर्स कौन सी हैं? सबसे पहला ओपन सर्जरी, जहाँ आप स्किन को कट करोगे, नस तक पहुँचोगे, उल्टे बहने वाली नस को बांध दोगे, ये ओपन सर्जरी हो गया। यह उल्टा बहना तो तुरंत रोक देती है, परंतु रिकरेंस थोड़ा जल्दी हो जाता है। रिकरेंस कितना होता है? आपने ओपन सर्जरी करी तो आपके 5 साल में 50% लोग को ये नस का रोग वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम ब्लेड से दाढ़ी बनाते हैं तो बाल जल्दी उगाते हैं, दाढ़ी जल्दी और रफ़ होके आती है, उसी प्रकार जब हम स्किन से काट के अंदर पहुंचते हैं तो चमड़ी में हील होने की जो स्टिमुलस होती है बहुत होती है और ये नसें फिर से बनने लग जाती हैं। सो 50% इन 5 years इफ़ यू डू ओपन सर्जरी। करीब 15 साल से वैस्कुलर सर्जन ओपन सर्जरी आमतौर पर नहीं करेंगे, क्योंकि इसका रिकरेंस रेट बहुत हाई है और जितनी बार रिकरेंस होगा वह उतनी उग्रता से वापस आएगा और वापस ठीक करना और कठिन होता चला जाता है। फिर आता है केमिकल्स। आपने उल्टी बहने वाली नस में सुई डाली और एक केमिकल भेजा, जिससे कारण आपने केमिकल से उस नस को जलाया या बंद करवा दिया। फिर आता है हीट जनरेटेड सिस्टम, माने आपने केमिकल से तो नहीं जलाया, आपने गरमाइश
एक्चुअली जला दिया उसको। कैसे? या तो आप लेज़र का फाइबर वहाँ पहुँचाओगे, जब लेज़र फाइबर ऑन करोगे वो जलाना शुरू करेगा। उसका टिपिकल टेम्परेचर होता है, कितना टेम्परेचर में आप उसको जलाएंगे तो नस जो पाइप है वो रस्सी बन जाएगी। सिमिलरली रेडियो फ्रिक्वेंसी, लेज़र और रेडियो फ्रिक्वेंसी दोनों एक ही चीज़ हैं, सिर्फ हीट जनरेट करने का मशीन अलग होता है, तरीका वही है। आप नस में नीडल डालोगे, नीडल के ऊपर ये फाइबर जाएगा, जहाँ जहाँ से उल्टा बह रहा है, जहाँ जहाँ से रोग है, जहाँ जहाँ से इसका नस बिगड़ा हुआ है, वो अल्ट्रासाउंड से डायग्नोसिस होता है, तो अल्ट्रासाउंड से ही टारगेटिंग करते हैं। ठीक वहीं पे वो फाइबर की टिप पहुँचती है और वहाँ से जलाना शुरू हो जाता है। अंत में आता है गोंद। गोंद क्या कहता है कि वही नीडल डाली, वही हमने गोंद की पाइप उल्टी बहने वाली जगह से जगह तक पहुंचाई और फिर गोंद से नस को चिपका दिया। मेन बात यह है कि जो आपकी पाइप थी नस की, उसको रस्सी में कन्वर्ट कर देना है ताकि खून उल्टा ना बहे। आमतौर पे मुझे प्रश्न आता है कि भाई खून ये आपने नसी बंद कर दी तो इसका काम कौन करेगा? यह गुड क्वेश्चन है। आप याद कीजिएगा, आपके हाथ में नब्ज एक ही होती होगी, पर वेन्स, शिराएं जिसमें अपन ब्लड देते हैं, वो बहुत सारी होती हैं। वैसे ही ये पैर में भी है। तो जो नस उल्टी बह गई है, आप उसको ऐसा समझिएगा, आप 10 लोग हो, 10 लोग 10-10 किलो लेके पहाड़ चढ़ रहे हो, खून वापस पहुंचा रहे हो दिल की तरफ, हम 10 नस हो गए। अब 2 नसों ने क्या कहा जी, हम तो नहीं उठाएंगे, तो जो बाकी 8 लोग हैं उनको 20 किलो तो बांटना पड़ता है ना। तो अच्छे नस में भी वज़न पड़ता है, फ्लो तो जाएगा, वो बाकी 8 नसें काम करेंगी। सुपरफिशियल जो चमड़ी के नीचे और मसल के ऊपर होती हैं, वो नसों को काट के फेंका जा सकता है, बाईपास में यूज़ किया जा सकता है, उसमें ग्लूकोज चढ़ाई जा सकती है, उसमें ब्लड सैंपल लिया जा सकता है, उसमें कीमोथेरेपी दी जाती है, बहुत कुछ की जा सकती है। हाईवे जो मेन है उसको बचा के रखना चाहिए। मैं फिर से आता हूँ, अगर अपन ने ओपन सर्जरी करी तो 50% रिकरेंस इन 5 ईयर्स। अगर अपने नीडल बेस्ड किया, सिर्फ केमिकल से दवाया, तो 20% इन 10 ईयर्स। आपने लेज़र और रेडियो फ्रिक्वेंसी से किया तो 10% इन 10 ईयर्स, और आपने गोंद से किया तो आपका करीब 3% इन 10 ईयर्स का रिकरेंस रेट रहेगा। रिकरेंस तो रहेगा क्योंकि आप यंग हैं। आप किसी भी इंसान की पूरी गंजा कर दीजिए, उसके बाल को काट के बाल वापस आएगा। वैसे ही हम नस को मार भी देंगे, ये नस वापस आने की कोशिश करेगा। हमारा प्रयत्न रहता है कि जब ये वापस आए तो उसमें वैल्व अच्छी बनी रहे, ताकि नस तो रहे पर वेरिकोज वेन्स ना हो। अपितु शरीर आप ही बनाते हो तो 2 to 3% रिकरेंस इन 10 ईयर्स इज़ एक्सेप्टेबल। ये इससे अच्छे ट्रीटमेंट हमारे पास अभी है नहीं। तो और फिर आती बात मोजे की। मोजा क्या करता है? मोजा बाहर से नस को दबा देता है। तो जब तक आप मोजा लगा रहे हो, आप टेक्निकली ट्रीटेड कंडीशन में हो, क्योंकि आपकी नस उल्टा नहीं बह रही है, पर ये बहुत टाइट होता है। 40 सेंटीमीटर प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए इसका। यह लगाने में सरल नहीं होता है। आप याद कीजिए, आपके नाड़े का, पजामे का नाड़ा थोड़ी देर टाइट हो जाए तो कितना कष्ट होता है, ये भी उतना ही कष्ट देता है, और 24 घंटे आप लगा नहीं सकते। तो मोजा हम उन्हीं को एडवाइस करते हैं जो बेड रिडन हैं, जो खटिया में पड़े हैं, पैरालाइज्ड हैं, जिनकी उम्र 5-6 महीने से ज़्यादा है नहीं, उनके लिए मोजा ठीक रहता है। यंग एंड फिट इंडिविजुअल्स के लिए मोजा इज़ नॉट ए गुड वे टू गो अबाउट इट। ये प्रमुख प्रकार के 4 ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं। अब 4 ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है तो एक ही सबके लिए ठीक नहीं होता है। मरीज की आयु, मरीज की इच्छाएँ, मरीज की चाहत और हमारी कैपेबिलिटी को देख के हम डिसाइड करते हैं, और हर मरीज के लिए इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट करते हैं। वेरिकोज वेंस की मेडिसिन, औषधियाँ होती नहीं हैं। जो दवाइयाँ दी जाएंगी वह इन्फेक्शन रोकने के लिए, पेन कम करने के लिए, एलर्जी समझ के ट्यूब्स जो लगाते हैं, दे आर नॉट क्यूरेटिव। वो सिर्फ टाइम बाय आउट करती हैं और आपके लक्षणों को कंट्रोल कर सकती हैं। कुछ दवाइयाँ प्रचलित हैं, वो डायोसिरिन ग्रुप के हैं, डैफ्लोन और वेनिस्मिन करके आते हैं। इनका मुख्य काम वेन की वॉल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये बिगड़े हुए वेन्स, वेरिकोज वेन्स को तो ठीक नहीं कर पाएंगी, पर जो आपके अच्छे नसें हैं, इनको फ्यूचर में वेरिकोज नहीं होने से, मतलब लाइक अ प्रिवेंटिव, they can prevent varicose veins from happening in a healthy vein. They cannot cure a diseased vein. जो वेरिकोज वेन हो चुका है उसको ठीक नहीं कर सकती हैं ये, परंतु जो अच्छे वेन है, जिन पे थोड़ा ज़्यादा भार पड़ेगा या जो आपकी शारीरिक कमजोरी बताती है, उसमें एक विटामिन तरीके से काम करेगा। सो इट इज़ नॉट क्यूरेटिव, डोंट रिलाई ऑन देम सोली। फिर बात आती है कि ये प्रोफेसोरियल क्लिनिक्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्यों कहा गया? यह इसलिए कहा गया कि हम सारे कॉम्प्लिकेशन हैंडल कर सकते हैं। हम अन्य जगहों पे जाके हमको सिखाने के लिए बुलाया जाता है और हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते हैं। हमारे टेक्निक्स, हमारा प्रोटोकॉल, हमारे नियम, हमारे डायग्नोसिस बनाने के तरीके, हमारे एडवाइस करने के तरीके, ये बाकी लोग चाहते हैं कि वो भी सीखें।
तो हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहे जाते हैं। हमारे शोध, हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो बाकी लोग पूछते हैं, हम उसको पब्लिश करते हैं। So that is why we are a center of excellence, not because we have a brilliant surgeon, it is because we have got a very good team and we follow the rules. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए ज़रूरी है कि आप कॉम्प्लिकेशन संभाल सको, आप प्रॉपर डायग्नोसिस बना सको, आपके पास वुंड केयर क्लिनिक अच्छा हो, आपका टीम अच्छा हो, आपके टेक्निक्स लोग सीखना चाहें और जो आप कहते हो वह पब्लिकेशन में आए। इसी के लिए हम अपने आप को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहला पाए हैं। यह एक दिन में नहीं हुआ है, बरसों लगे हैं। डेडिकेटेड वर्क टुवर्ड्स blood vessels is what our target is, and that what we will achieve. We are very happy to answer your queries. You can always visit our website, set up your query, ask us the questions, we will get back to you. We are here to save your limbs, to save your skin, and to give you a very healthy and a proper life that you rightfully deserve. Thank you very much.